हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है कैपेसिटर और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ इसका एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि क्या होता है कैपेसिटर। तो पहला चीज़ तो कैपेसिटर जो है, अगर हम उसकी एक बेसिक बात करें, बेसिक डेफिनेशन की बात करें, तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को या फिर आप कह सकते हो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कैपेसिटर वर्क एज अ चार्ज और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। मतलब ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस या फिर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है। तो अगर आप बोला जाए कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो वो एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में उसमें स्टोर होती है। अब दूसरी चीज़ ये होता है कि हम क्यों स्टोर करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि घरों में क्या होता है कि कोई मोटर पंप होती है, चाहे वाटर मोटर पंप हो, चाहे कूलर मोटर पंप हो, जितनी भी आपकी हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनको मतलब कि 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर के आसपास उनको करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि किसी भी जो हैवी मोटर्स होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है या फिर हैवी अमाउंट करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एकदम से उनको हैवी अमाउंट करंट या एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो ये जो कैपेसिटर होते हैं, यही कैपेसिटर आपके यूज़ होते हैं उनको एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम में उनको उतनी एनर्जी सप्लाई कर देना। जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन। तो किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो उसके अगर फ्रिक्शन से उसको फ्रिक्शन से ओवरकम करना क्या कर देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन से हटा देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन के। तो किसी चीज़ को मोशन में लाना ये डिफ़िकल्ट है और मोशन में बनाए रखना वो ईजी होता है। ठीक है, तो एज सिमिलर यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो ऐसी डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होती हैं। तो उनको जस्ट स्टार्ट करने के लिए, एक बार जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद उसका रोल ख़त्म हो जाता है। ओके, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट साइन एंड सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। तो यहाँ पे एक इसका जो कैपेसिटर है वो एक ये भी कह सकते हैं इसमें कि दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है और वो दो कंडक्टर्स आपके जो हैं कुछ इस तरह से होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर उनके बीच में एक स्पेस होता है दो कंडक्टर्स के बीच में, और उन पे जो है अपोजिट साइन होते हैं चार्जेस। मतलब सपोज एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव होगा, उसी अमाउंट का जितना अमाउंट का पॉजिटिव है उतने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब मैग्नीट्यूड और में इक्वल होंगे और साइन में अपोजिट होंगे, और दोनों जो हैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। ठीक है, और उनके बीच में जो सेपरेशन होगा उसमें आपका कोई इंसुलेटिंग मीडियम भरा होगा। इंसुलेटिंग मीडियम में आपका चाहे एयर हो सकती है और चाहे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो उसकी हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे डिटेल में। ओके, सो ये तो बात हो गई कैपेसिटर की। तो अब ये होती है कि कैपेसिटर के नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस जो है आपका, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर फॉर और कंडक्टर विच हैज़ एबिलिटी टू स्टोर या होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज या सम चार्ज। ठीक है, तो मतलब कैपेसिटेंस जो है वो एक किसी भी कंडक्टर की या कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसकी कितनी एबिलिटी है, उस कंडक्टर की या उस कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्ज को कितना होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज वो या फिर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो होल्ड कर सकता है। जैसे हम लोग दुकानों में जाते हैं तो हम लोग जैसे फ़ैन का, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं अपने जनरल लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर आपका एक कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो कंडेंसर है तो कंडेंसर में हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ नंबरिंग लिखी होती है कि ये इतने फैरेड का है, ये इतने फैरेड का है, 2 माइक्रो फैरेड का है, 3 माइक्रो फैरेड जो भी है। तो जितनी ज़्यादा, अब जैसे फ़ैन का कंडेंसर होगा उसका अमाउंट कम होगा, वो स्मॉल साइज़ होगा। कूलर के जो या कूलर जो होते हैं उनका जो कंडेंसर होते हैं वो हैवी होते हैं। जो वाटर पंप होते हैं उनके और हैवी होते हैं। जो और मशीनरी सिस्टम्स होते हैं कंपनी फैक्ट्रीज में, वहाँ पे कंडेंसर और ज़्यादा हैवी होते हैं। तो इन शॉर्ट भी कह सकते हैं कि वो डिपेंड करता है कि आपकी मशीनरी सिस्टम कितना हैवी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कैपेसिटेंस जो होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कैपेसिटर की या फिर किसी भी कंडक्टर की, कि वो कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड या स्टोर कर सकता है। ठीक है,
ओके, तो इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, तो कैपेसिटेंस को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे, मैं आपको इसको लिंक कराता हूँ, जैसे कि क्लास 10 में पढ़े हैं हम लोग, रेजिस्टेंस एक पढ़े हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक रजिस्टर होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। तो रजिस्टर जो होता है वो एक थिंग है, एक चीज़ है, एक डिवाइस है कह सकते हैं, ठीक है। तो और जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो उस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे ही जो कैपेसिटर वो एक डिवाइस है, और जो कैपेसिटेंस है वो उस कैपेसिटर की जो है वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी दिया हुआ है, मतलब कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, कैपेसिटेंस का। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसकी यूनिट जो होती है वो फैरेड होती है। एक नई यूनिट है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, इसका नाम फैरेड नाम है, इसको हम शॉर्ट में एफ लिखते हैं। और यूजुअली हम लोगों को जो न्यूमेरिकल्स में दिखेगा वो माइक्रो फैरेड में यूज़ हुआ दिखेगा हमको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो हम लोग जो न्यूमेरिकल्स में देखते हैं वो माइक्रो फैरेड में, बट उसको हम बाद में कन्वर्ट करके उसको हम लोग यूज़ करते हैं फैरेड में ही। तो माइक्रो फैरेड मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ फैरेड हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग कूलम पर वोल्ट भी लिखते हैं, क्योंकि चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल का वो होता है वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का मीनिंग यही होता है कि ये आपकी कैपेसिटर या किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो अब जो है मेन जो बात है वो ये है कि जो कैपेसिटेंस है, जो सी है, वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये है कि इसको भी समझने से पहले, कि डिपेंडेंस समझने से पहले हमको समझना है, देखते हैं यहाँ पे लिखा है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसका मतलब हमको यहाँ से देखने में ये लग रहा है कि जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखने में इस फॉर्मूले से हमको यही लग रहा है कि कुछ इस तरह से डिपेंडेंस यहाँ पे दी हुई है कि चार्ज बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल घटाएंगे तब भी आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये रूल मतलब फॉर्मूले से देख के लग रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं क्यों और कैसे। तो पहला चीज़ तो ये कि इसका जो डिपेंडेंस है कैपेसिटेंस का वो है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का शेप और साइज कैसा है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। दूसरा, ऑन सराउंडिंग मीडियम, उसके आसपास मीडियम कैसा है, ठीक है, उसके आसपास मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, डेट इज़ व्हेन अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर मतलब उसके कैपेसिटर के आसपास कोई और न्यूट्रल कंडक्टर तो नहीं रखा हुआ है। मतलब इन तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, मतलब इन तीन चीज़ों में अगर कोई भी वेरिएशन होगा तो आपका कैपेसिटेंस में वेरिएशन दिखाई पड़ेगा, ठीक। फिर है कि किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो पहले ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ चार्ज लिखा है इस पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको तो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आप इतना कि चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चार्ज और पोटेंशियल पे। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो दिखा है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग यूज़ करते थे, याद होगा आपको, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 में पढ़ते थे, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो मतलब कि हम देखते थे कि रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल पे और करंट पे डिपेंड करता है। नो, रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी होती है, वो आपका ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है, ये आपकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ये आपकी अल्टर नहीं हो सकती है इसके बेसिस पे, ठीक है। मतलब कि ये हो गया कि V इज इक्वल टू आई आर लिखा जाता है, तो R एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, ठीक है। मतलब वोल्टेज आप वेरी करोगे आपको करंट उसके अकॉर्डिंग करंट मिलती जाएगी, जितना आप वोल्टेज वेरी कर दिया उसके अकॉर्डिंग करंट मिलती जाएगी, बट R आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। R आपका फिक्स रहता है, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होगा वो
फिक्स रहता है। जैसे जो, क्योंकि कंडक्टर जो है वो आपका जहाँ भी बन के आता है उसकी जो नंबरिंग है या फिर उसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी वहाँ से फिक्स हो गई आती है, कंपनी से फैक्ट्री से उसकी वैल्यू फिक्स हो गई आती है। सपोज हमने कहा कि ये 2 ओम का रजिस्टर है या फिर 2 ओम का कंडक्टर है आपका, तो वो आपका फिक्स है, उसको आप वेरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो वेरी कब हो सकता है, तो आर जो होता है वो रो एल बाई ए होता है फॉर्मूला। तो मतलब उसकी आप लेंथ में कुछ वेरिएशन करो, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कुछ वेरिएशन करो, तो इस तरह, या फिर रजिस्टिविटी में कुछ, तो इस तरह से आप वेरिएशन करके आप उसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन देख सकते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ना कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका शेप, साइज ऑफ द कंडक्टर और ये सब और मीडियम इन चीज़ों में डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो कैपेसिटर है वो आपका Q अपॉन V जो लिखा जाता है रेशियो, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपका शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब चार्ज और पोटेंशियल से इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ओके, सो लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि कम से कम पोटेंशियल हो और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हो, मतलब कि चार्ज ज़्यादा हो, क्योंकि हमको कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को होल्ड करना। तो हम चाहते हैं कि चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो और पोटेंशियल कम से कम हो, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो ये जो रेशियो है ये सिर्फ रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पर कैपेसिटेंस सी है वो सिर्फ रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे आर वर्क कर रहा है वैसे यहाँ पे सी वर्क कर रहा है, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस में आर वर्क करता है वही काम यहाँ पे सी का काम है, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ और थोड़ा सा क्लियरिटी लेते हैं कि समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल आपका बढ़ने लगता है, पोटेंशियल घटेगा नहीं बढ़ेगा। दिखाते हैं कैसे आपको। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और कंडक्टर आपका पहले आपका न्यूट्रल है, कंडक्टर आपका पहले ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हमने कहा कि स्टार्टिंग में हमने एक डी क्यू अमाउंट का चार्ज, तो डी क्यू अमाउंट का चार्ज ला के हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। जब पहले जब हम डी क्यू अमाउंट का चार्ज रखेंगे तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो पहले हमें कोई काम नहीं करना पड़ा, और यह चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, तो हमको पता है कि हम सारे चार्ज कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं। तो मान लिया कि डी क्यू अमाउंट का चार्ज जो है हम इस कंडक्टर को ला के दे रहे हैं, तो पहले इसको ला के दिया तो कुछ चार्ज यहाँ पे इस पर आ गया। अच्छा, अब दोबारा फिर डी क्यू अमाउंट चार्ज लेके आए, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसको एक रिपल्शन का एक रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगा। जो भी हम चार्ज लेके आएंगे दोबारा हम, तो अब इस स्फीयर की, इस कंडक्टर की वजह से हमें एक रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगा, तो हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। फिर और इसका चार्ज बढ़ने लगा, ठीक है, फिर और तोड़ के लाएंगे। तो जैसे जैसे हम चार्ज को यहाँ पे लाते रहेंगे वहाँ से इन्फिनिटी से, तो हमें उस मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करना पड़ेगा रखने को, क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ पे अपोजिट फोर्स लगने लगेगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, यही तो होता फॉर्मूला हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज को लाते रहेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हमको काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, मतलब हमें हर बार वी डी क्यू अमाउंट का काम करना पड़ेगा, हर बार हमें वी डी क्यू अमाउंट का काम करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि पोटेंशियल कम से कम हो, हम चाहेंगे पोटेंशियल कम से कम हो, जिसकी वजह से हमें काम जो है कम से कम करना पड़े। और जब हमें काम कम से कम करना पड़ेगा तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्जेस में ला के रख सकते हैं, आराम से, बहुत इजीली रख सकते हैं। और अगर पोटेंशियल ज़्यादा होने लगेगा इसका, तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस चार्ज को यहाँ से लाने में और यहाँ पर रखने में, क्योंकि हमको यहाँ पर बहुत सारा रिपल्सिव फोर्स देखने को मिल रहा है, तो हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना, तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पोटेंशियल कम से कम रहे, जिससे हमें काम भी कम से कम करना पड़े। जब काम कम से कम करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे हम चार्ज को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था अभी कि जो फॉर्मूला हमारे पास है कि पोटेंशियल कम से कम होना चाहिए। पोटेंशियल कम से कम रखेंगे तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज को होल्ड कर सकते हैं, और जब मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि उसका कैपेसिटेंस अच्छा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर और अ कंडक्टर विच हैज़ एबिलिटी टू स्टोर अ होल्ड अ चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो
जितना कम से कम पोटेंशियल रखा जाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्ज को होल्ड कर सकते हैं। इस लॉजिक से हम लोग ये देखे हैं, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, जैसे बताया आपको कि पोटेंशियल कम से कम रहे, चार्ज ज़्यादा रहे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है तो उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब एक बात आती है कि कैपेसिटेंस, जैसे मान लो हम लोग यूज़ करते हैं C इज़ इक्वल टू, हमने कहा हमारे पास है 2 फैरेड है, कैपेसिटेंस हमारा 2 फैरेड है, ठीक है। तो 2 फैरेड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2 फैरेड? ये 3 फैरेड मान लिया, 3 फैरेड मान लेते हैं, ठीक है, 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। तो कैपेसिटेंस हमारा 3 फैरेड है, तो 3 फैरेड का मतलब क्या हो गया? 3 फैरेड का मतलब हो गया C इज़ इक्वल टू 3Q अपॉन V। ये तो मतलब हुआ Q अपॉन वोल्ट, मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, तो मतलब 3Q इतना चार्ज है, 3Q चार्ज है और वोल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये कि हमको जो है 3 कूलम्स का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट बढ़ा है, मतलब हम यहाँ पे जब 3 कूलम चार्ज ला के यहाँ पे रख दिए तब इसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से बढ़ा, ठीक है। मतलब कि हर एक 3 कूलम के हमारा इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ेगा, हर 3 कूलम पे हमारा पोटेंशियल इसका 1 वोल्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लो दूसरा हमने ले लिया C इज़ इक्वल टू, हमने सपोज ले लिया 6 फैरेड ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा 6 कूलम का चार्ज अपॉन वोल्ट, ठीक है, 6 कूलम का चार्ज अपॉन वोल्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम लोग जब इस पर हम 6 कूलम का चार्ज ला के रखेंगे, तो तब हमारा 1 वोल्ट बढ़ेगा। यहाँ पे क्या था कि जब हम 3 कूलम का रखेंगे तो 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 6 कूलम का रखेंगे तब 1 वोल्ट बढ़ेगा। तो क्या, कौन सा अच्छा है कंडक्टर? ये वाला कंडक्टर ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पोटेंशियल कम से कम बढ़े और चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो जो ये कैपेसिटेंस होता है वो प्रॉपर्टी होती है, और ये ऑलरेडी हमारी फिक्स होती है, मतलब जहाँ भी ये बन के आता है जो कंडक्टर, वो ऑलरेडी कंपनी उसको पहले से सेटअप करके देती है वहाँ से, कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो 6 फैरेड है, या इसका जो है 3 फैरेड है, इसका इतना है, जो भी है, तो उस हिसाब से कंपनी उसको सेटअप करके देती है। मतलब कि हम यहाँ पे लाके उसको वेरी नहीं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हम उसका पोटेंशियल बढ़ा दें या बढ़ा दें, तो नो, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम लोगों के पास है सिलेबस में, ठीक है, और स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर होते हैं, मतलब जिसमें से जो हमारे सिलेबस में है वो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही सिर्फ है, बाकी दोनों नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर आया था। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो उसमें जो कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए फिर यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग यूज़ करने लगे थे। तो पहला तो ड्रॉबैक यही था स्फेरिकल वाले में कि उसमें जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो बाउंडेड नहीं थी, ठीक है, वो मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में थी। जैसे हम कुछ जैसे मान लो कि ये स्फेरिकल है, तो इसमें हमने कुछ चार्ज प्लस Q चार्ज है, ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर, एक स्फेरिकल कोई कैपेसिटर है, तो इस पर कोई प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ जाएंगी? कहीं इन्फिनिटी पे जाएंगी। कहाँ जाएंगी? कहीं इन्फिनिटी पे जाएंगी। तो इन्फिनिटी पे कहीं कोई निगेटिव प्लेट रखी होगी, मान लो या नेगेटिव कोई स्फीयर रखा होगा, तो वहाँ पे तो एनर्जी जो है हमारी वो इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एनर्जी हमारी कम हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या था, एनर्जी वहाँ पे बाउंडेड नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग ज़्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसीलिए हमारे पास फिर वो पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो जिसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।